नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप यहाँ बोर्ड पर देखकर अनुमान लगा ही सकते हैं कि आज हम किस विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कक्षा 12 का मामला है और विषय आपका है हिंदी अनिवार्य, और आज का जो प्रकरण है वह महत्वपूर्ण निबंधों के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ष 2022 में जो 4 निबंध पूछे गए थे उन पर बात करते हैं, क्योंकि बोर्ड की परंपरा के अनुसार आज तक अगले साल कोई चीज ऐसी रिपीट हुई नहीं है, दोहरान हुआ नहीं है। तो इसलिए पहला आया था उस समय लास्ट ईयर कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता। दूसरा था असम और राजस्थानी संस्कृति समन्वय और विभिन्नताएं। तीसरा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और चौथा था बढ़ती महंगाई का जीवन पर प्रभाव। तो ये 4 हमें इस साल देखने नहीं है, क्योंकि हम वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम 20 महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि हमें किस प्रकार से निबंध लिखना होता है। तो हम यहां पर पहले इनको मिटा देते हैं और इन पे बात कर लेते हैं। यहां हम देखें, पहला है कंप्यूटर शिक्षा समय की मांग। वास्तव में कंप्यूटर का नॉलेज होना वर्तमान समय में बेहद जरूरी है और यह समय की डिमांड है। दूसरा प्रकरण रखा गया है युवा शक्ति और सामाजिक संगठन। तीसरा है मानव जीवन में दूरदर्शन या टेलीविजन की घुसपैठ। चौथा पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है। पांचवा है हमारी शिक्षा पद्धति और बेरोजगारी की समस्या। छठा खेलों में भारत का भविष्य बनाम भारत में खेलों का भविष्य, कि खेलों में भारत का जो रोल है वो वह कैसा है और भारत में खेलों को क्या तवज्जो दी जाती है, इन दोनों पर बात करनी है। भ्रष्टाचार, ये कारण प्रभाव और निवारण, 3 टॉपिक यहां दिए गए हैं। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या और उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य का असली धन है, भारतीय राजनीति और जातिवाद। तो सबसे पहले दोस्तों ये 10 टॉपिक आपके सामने लिखे हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगले 10 और पर बात करने से पहले थोड़ा सा एक काम करते हैं हम कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो 4 ऑप्शन हमें दिए जाते हैं, कितने विकल्प मिलते हैं हमें, 4 विकल्प जो मिलते हैं उन पर आप गौर फरमाएंगे तो एक चीज निकल कर आती है कि वहां पर कुछ विभिन्नताएं होती हैं। जैसे एक जो है वह तो समसामयिकी पर डिपेंड करता है, एक तो समसामयिकी पर लिखा होता है, दूसरा कोई भी परंपरागत होता है, एक परंपरागत होता है जैसे कि आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है या पर्यावरण संरक्षण है। ये कैसे हैं, या मानव जीवन में दूरदर्शन की घुसपैठ या जरूरी दूरदर्शन की आवश्यकता है या नहीं है। तो कुल मिला के 4-5 ऐसी भिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, ऐसे आधार हैं हमारे पास जिन पर ये 4 विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो एक तो समसामयिकी पर, जो कि भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में उस दरमियान बहुत जोर शोर से चल रहा होता है। एक होता है परंपरागत, उनमें ये 3-4 टॉपिक आप देख पा रहे हैं। एक होता है जैसे महंगाई का, एक दहेज प्रथा का, तो महंगाई लास्ट ईयर पूछ ली गई थी। आगे चलते हैं, एक होता है विद्यार्थी की रुचि पर डिपेंड करता है। रुचि वाला भी पूछा जाता है कभी कभी, जैसे मेरी प्रिय पुस्तक, मेरे प्रिय लेखक, मेरे प्रिय नेता, या मैं ये होता, या मैं वो होता, मैं गांव का सरपंच होता, मैं देश का प्रधानमंत्री होता, इत्यादि। तो एक उनकी रुचि पर डिपेंड होता है। वहां पर बच्चे की सृजनात्मकता भी बहुत जोर शोर से और उसका नॉलेज भी बहुत जोर शोर से निकल कर सामने आता है। एक ये हो गया। चौथा प्रकरण होता है राजस्थान के विशेष संदर्भ में। एक होता है राजस्थान के विशेष संदर्भ में, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भी कुछ पूछे जाते हैं हमेशा, जैसे राजस्थान की जल संरक्षण है या राजस्थान का भौगोलिक जो एरिया है उस पर डिपेंड करता है। राजस्थान के तीज त्योहार हैं, राजस्थान के खेल हैं, राजस्थान की रंगीली या रंग बिरंगी जो संस्कृति और सभ्यता है वह है। तो इस प्रकार के कई सारे हमारे पास पॉइंट्स हैं और उन पर हमें बातें करने वाले हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण होते हैं और इनमें से ही हमसे सवाल किए जाते हैं। तो चलिए अब इनको वहां देखते हैं कि ये जो टॉपिक्स आपके सामने 10 लिखे हुए हैं उनका उत्तर हमें किस प्रकार से देना होता है।
निबंध जो है वह मनुष्य की, निबंध को कहा भी गया है कि निबंध कवियों की कसौटी, गद्य कवियों की कसौटी है, तो और गद्य में निबंध कवियों की कसौटी माना जा सकता है। कंप्यूटर शिक्षा समय की मांग, सबसे पहले हमें एक जो हम लिखते हैं बार बार प्रस्तावना शब्द, इस प्रस्तावना को आप यूं समझिए भूमिका बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं? एक भूमिका। ये दोनों एक ही चीज है। भूमिका बनाने का से हमारा आशय है कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, पाठक को या हमारे जो भी एग्जामिनर हैं, जो कॉपी चेक करने वाले हैं, उनको इस विषय से अवगत करवाना कि मैं इस विषय पर बात करने के लिए तैयार हूं या मैं इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। आप मानसिक रूप से तैयार हो जाए। अब कंप्यूटर शिक्षा की भूमिका हमने बनाई, भूमिका के बाद में कंप्यूटर शिक्षा की मांग क्यों जरूरी है? क्योंकि वैश्विक स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित जो नौजवान हैं, जो युवक युवतियां हैं, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जीवन यापन अच्छा कर रहे हैं, जीवन स्तर उनका अच्छा है, तो मांग क्यों है? और आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए उन्हें और क्या क्या करना चाहिए? तो एक उनकी जो मांग है वह है उस मांग पर समय की मांग। ये बच्चों की मांग से ज्यादा जरूरी है समय की मांग। ये समय की मांग है। अब जो डिमांड तो है, लेकिन उसकी आपूर्ति कहां से होगी? आप समझ सकते हैं, यदि मांग है तो उस मांग की आपूर्ति भी हमें करनी होगी। तो उसके लिए कौन कौन से कोर्स हैं, किस स्तर पर हैं? 10वीं कक्षा तक क्या कोर्स हो सकते हैं कंप्यूटर से संबंधित? 12वीं कक्षा तक हो सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि 10वीं क्लास पास करते ही आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर विज्ञान को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 12वीं कर ली, उसके बाद में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं, और बीसीए है, पीजीडीसीए है, डीसीए है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो उनका वो जो आपूर्ति करने वाली चीजें हैं उनके विषय में लिखना, और आपूर्ति करने के विषय में लिखने के पश्चात और अब हम समाज को क्या दे सकते हैं, पूर्ति हो गई, अब हम समाज को रिटर्न क्या दे सकते हैं, उस रिटर्न के विषय में बात करना। और अंतिम होता है उपसंहार। अब उपसंहार के विषय में बात यदि करें तो उपसंहार है क्या चीज? एक्चुअली उपसंहार की यदि हम बात करें तो ये मोटा मोटी ये है कि हमने पहले बहुत सारा बिखेर दिया मामला, और इस बिखरे हुए मामले को हम क्या कर रहे हैं? इस बिखरे हुए मामले को हम समेट रहे हैं। ये समेटना ही क्या कहलाता है? उपसंहार कहलाता है। तो इससे हम उपसंहार के रूप में वहां पर दर्ज करें और अपनी बात लिखें कि ये किन प्रकार ये सारे मामले हो रहे हैं, तथापि सारी चीजें ठीक ठाक जा रही हैं, फिर भी और प्रयास करने की जरूरत है, किन किन चीजों की सावधानियां रखनी चाहिए हमें, और ये तमाम चीजें हम इसमें लिखते हुए पूरा का पूरा हमारा जो 300 शब्द का निबंध है उस पर बात कर सकते हैं। दूसरा प्रकरण था युवा शक्ति और सामाजिक संगठन। अब देखिएगा, सबसे पहली बात, हमारे समाज की जो संरचना है, समाज की जो संरचना है उसमें दो प्रकार के संगठन आपको दिखाई देंगे। एक तो है पूरे गांव का या पूरे शहर का एक संगठन, गांव के इस कोने से पहले घर से अंतिम घर तक, पहले घर से अंतिम घर तक का एक संगठन है। पूरा गांव उस एक नाम से, पूरी आबादी वो एक नाम से जानी जाती है, अर्थात तो वहां एक समाज आबाद है और उस समाज की हम बात कर रहे हैं। कई दफा ये एक और देखा जाता है, ये जो है ये तो क्या है, ये संपूर्ण है अपने आप में, लेकिन ये जो दूसरा है ये जाति आधारित होता है, ये कास्ट बेस्ड होता है। इसमें आप देख सकते हैं, चाहे वो भीम सेना है, करणी सेना है, जाट सेना है या तेजा सेना, बहुत सारे प्रकार के समाज में जातियों के नाम पर जो संगठन बने हुए हैं उनकी बात है। उन संगठनों में ये दोनों जो संगठन है, इन दोनों संगठनों में युवा जो है उनकी क्या भूमिका हो सकती है? देखिएगा, कोई भी संगठन बनाना कदापि गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि संगठन में शक्ति होती है और उस शक्ति के बेस पर हम काम करते हैं, हमारे हक हुकूक की बात हम उठाते हैं और वहां पर हमारा काम आसान हो जाता है। लेकिन युवा लोग जो हैं, उन कई दफा क्या होता है, जाति संपूर्ण में नहीं होगा, लेकिन जाति के आधार पर जो संगठन बनाए जाते हैं या बने होते हैं उनमें कई दफा राजनीति हावी हो जाती है और जो शीर्ष लोग हैं वो अपने वर्चस्व के लिए और इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इन लोगों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग जोश, साहस और हिम्मत वाले होते हैं, इनकी रगों में नया खून है, गर्मी है, और ये इनमें व्यक्ति पूजा का एक बहुत बड़ा दोष भी माना जाता है। कौन सा? व्यक्ति पूजा का। जो व्यक्ति पूजा का दोष है, उस दोष की वजह से यहां वाले जो लोग हैं,
ये जो राजनीति शीर्ष पर बैठे हुए लोग, वो इनकी शक्ति का नाजायज या गलत फायदा उठा सकते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य पर हमें बात करनी है। तो सामाजिक संगठन की संरचना के बाद में उसके दोनों भाग, और दोनों भागों के बाद में उसके सदस्य या उसकी सदस्यता, उस पर बात करें। और सदस्यता में ध्यान दें कि कौन लोग हैं जो संगठन को मजबूती प्रदान करते हैं। शीर्ष स्तर पर जो लोग हैं वो इन लोगों के माध्यम से, शीर्ष स्तर के लोगों का जो अस्तित्व है वह इन्हीं पर डिपेंड करता है। और इन लोगों की क्या भूमिका हो सकती है, यदि इनको उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो बहुत सार्थक तरीके से, और ये दोनों ही समाज जो है, ये दोनों ही संगठन बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उम्दा वहां पर, और हम कह सकते हैं कि आउटपुट दे सकते हैं, विकास की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि इनका मार्गदर्शन उचित नहीं हुआ, कहीं ना कहीं वह राजनीति से प्रेरित रहा, तो दिक्कतें हो सकती है। मानव जीवन में दूरदर्शन की घुसपैठ, तो दूरदर्शन क्यों जरूरी है, दूरदर्शन है क्या चीज, एक्चुअली कब आया, और इसके बाद में मानव के जीवन में इसने एक अनचाही घुसपैठ बना ली, और वो घुसपैठ इतनी अधिक हो गई कि उसे निकालना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। इसके जो नफे हैं वो नफे बताने के बाद हम उसके नुकसान लिखें, और यहां देखिएगा घुसपैठ शब्द का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब नकारात्मक है। तो नफे हमें कम बताने और नुकसान हमें ज्यादा बताने हैं, और नुकसान ज्यादा बताते हुए अब हमें इसके उपसंहार, हमें इसको समेटने की तरफ चलना है। और समेटते समेटते हम कहें कि जितना हम बच सकें इसके विकल्प तलाश सकें। जरूरी नहीं दूरदर्शन के विकल्प, उसके ऑप्शन होंगे तो दूरदर्शन से अपने आप ही छुटकारा मिल जाएगा। पर्यावरण संरक्षण जरूरी क्यों है? सबसे पहली बात, पर्यावरण क्या है, ये प्रदूषित कैसे हो रहा है, कौन लोग हैं इसे प्रदूषित करने वाले, वो जानकर कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, और कितने प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, उन सभी पर बात करते हुए क्यों जरूरी है अब ये बताना। क्योंकि उत्तम स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, ये हमें बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमारा स्वास्थ्य है वह बनता है। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण प्रदूषण का कम होना या पर्यावरण प्रदूषण पर लगाम लगना बेहद जरूरी है। खेलों में भारत का भविष्य बनाम भारत में खेलों का भविष्य। अब भारत, सबसे पहली बात, खेल मानवीय जीवन के अभिन्न अंग है। इससे शारीरिक, मानसिक, सांगठनिक मजबूती मिलती है, संगठन के रूप में मजबूती मिलती है। आपने गोल्ड फिल्म देखी होगी शायद, और गोल्ड फिल्म में जहां तक मुझे याद है अक्षय कुमार एक अपनी टीम से कहते हैं कि वहां ईंटें पड़ी हैं, आप इस तरफ लेके आइए। सभी खिलाड़ी लगते हैं, दो दो ईंट लेकर इधर आते हैं, जो इधर रखते हैं वापस कहते हैं वहीं रखो, वहीं रखवाई जाती हैं, फिर वहां से वापस इधर रखवाई जाती हैं। तो खिलाड़ी सोचते हैं कि यार कुछ छूट रहा है हमसे, कुछ गड़बड़ है। तब किसी एक के दिमाग में आती है कि हम यूं आपस में खड़े हो जाएं और यहां के इस ढेर को यहां ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो एक दूसरे के हाथ में यूं पकड़ाते हुए ईंटें वहां रख देते हैं। एक ईंट समस्त खिलाड़ियों के हाथों से गुजरकर अंतिम छोर तक पहुंच जाती है, और यही वे करवाना चाहते थे। तो इससे सांगठनिक जो एकता है वह आती है, इससे शारीरिक विकास होता है, इससे मानसिक विकास होता है, देश की प्रगति होती है, और साथ ही आर्थिक विकास भी खिलाड़ियों का होता है। इसके अलावा रोजगार की जो समस्या है उसका निवारण भी होता है। तो खेलों में भारत का क्या भविष्य है? कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो किसी भी खेल से हो, फुटबॉल से हो, क्रिकेट से हो, टेनिस से हो, बैडमिंटन से हो, कुश्ती से हो, तीरंदाजी से हो या निशानेबाजी से हो। हम उन सभी खिलाड़ियों के नाम को पुटअप करते हुए उनके विषय में दो दो पंक्तियां लिखें। और ये तो हो गया भारत का भविष्य। अब भारत में खेलों का क्या भविष्य है? भारत में खेलों के भविष्य इस चीज पर, खेलों का भविष्य इस चीज पर बहुत सारा निर्भर करता है। हालांकि बहुत सारी प्रतिभाएं यूं निकलकर सामने आई हैं, बावजूद इसके बहुत सारा कुप्रभाव इस भ्रष्टाचार तंत्र का वहां पर पड़ा है। लोगों, खिलाड़ियों की फीस है, उनकी ड्रेस है, उनके जो खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं उन पर, और चयन पद्धति है वह भी कहीं ना कहीं अपारदर्शी है, वहां ट्रांसपेरेंसी का अभाव है।
तो इन चीजों पर बात करते हुए हम खेलों में भारत का भविष्य और भारत में खेलों का भविष्य, इस पर एक जोरदार सा निबंध लिख सकते हैं। एक और बात खास, जो भी निबंध लिखे हैं उसमें कम से कम कोई ना कोई एक ऐसी लाइन हो, चाहे वो फिल्म से चुराई हो, चाहे आपके मौलिक हो, ऐसी एक आधी पंक्ति उसमें हो जो आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं की, जो आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं की, ऐसी एकाध पंक्ति का उल्लेख हम उस निबंध में अवश्य करें। इससे आपकी मौलिकता स्पष्ट रूप से वहां पर झलकती है और आपकी रचनात्मकता के दर्शन वहां होते हैं। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, फिलहाल ये थोड़ा सा कमजोर श्रेणी का है, बावजूद इसके ट्रेडिशनल या परंपरागत होने की वजह से यहां पर लिखा गया है। आतंकवाद क्या है, कहां पनपा, क्या इसके कुप्रभाव हैं, कौन लोग इससे ग्रस्त होते हैं, क्या क्या प्रभाव इसके पड़ते हैं। जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो पूरा देश जैसे स्थिर सा हो जाता है, और न केवल एक देश अपितु उसके पड़ोसी और दुनिया भर के तमाम देश उन एक हादसे से स्तंभित हो जाते हैं और उन पर बुरा प्रभाव इसका पड़ता है। और जो लोग आतंकवाद को शरण देते हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है, उन पर सब पर बात करते हुए आतंकवाद पर लिखें। उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य का असली धन, मनुष्य का असली धन उत्तम स्वास्थ्य है ही, इसमें खाने पीने की चीजों, इसके साथ ही जो हमारे व्यायाम है उन व्यायामों पर बात करते हुए, और हमें एक चीज नहीं भूलनी है, वह है हमारी योग पद्धति। तो हमारे योग को इससे जोड़ते हुए और मनुष्य के असली धन अर्थात उत्तम स्वास्थ्य पर बात करेंगे। और भारतीय राजनीति और जातिवाद की समस्या, भारतीय राजनीति यदि हम गांवों में देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा का जो जो प्रसार हुआ है, जाति के आधार पर जो भेदभाव हैं वे कहीं ना कहीं कम हुए हैं, लेकिन जब भी हम कभी सोशल मीडिया खोलते हैं या टीवी पर देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, तो वहां हमें जातिवाद ज्यादा नजर आता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है ये, क्योंकि राजनेता जो है वो अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, और वर्चस्व कायम रखने के लिए जरूरी है कि देश की जनता को वे किसी दूसरे कार्यों में संलग्न रखें, ताकि वे अपने हक हुकूक और रोजगार की मांगे न कर सके, जो उनका शोषण हो रहा है उस शोषण के खिलाफ आवाज न उठा सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। बावजूद इसके कई जगह है, कई सारी चीजें हमें अच्छी देखने को भी मिलती हैं, लेकिन वहां उन अच्छी चीजों के पीछे भी एक आध ऐसी बातें लिख दी जाती हैं या बता दी जाती हैं, कह दी जाती हैं किसी राजनेता के माध्यम से, जो कि बहुत गलत है। जैसे हम कहें यदि किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छे या ऊंचे पद पर, सर्वोच्च पद पर यदि वहां पर किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा चुना जाता है, तो सामने वाली पार्टी भी उसी प्रकार का, उसी जाति का, उसी श्रेणी का एक कैंडिडेट लेकर आती है, और वो कहती है कि मेरे वाला तेरे वाले से कम है या तेरे वाले से ज्यादा है। तो इस प्रकार के जो है वो नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से भारतीय राजनीति और भारतीय राजनीति का जो जाति के आधार पर जो चेहरा है, उस चेहरे को हम बेनकाब करते हुए और अपना निबंध यहां लिख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा राजस्थान के विशेष परिप्रेक्ष्य में। तो राजस्थान के विशेष परिप्रेक्ष्य में यदि बात करते हैं तो एक तो आता है राजस्थान के लोक देवता। अब राजस्थान के लोक देवता जो है, उन लोक देवताओं के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। गोगा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, हड़बू जी, पीपा, संत पीपा, इन सभी का उल्लेख करते हुए और हमें इनके विषय में जो भी चमत्कारी की घटनाओं और इनकी जो मंदिर हैं या इनके जो प्रमुख धार्मिक स्थान है उनका उल्लेख करते हुए, उनके मेलों का भी उल्लेख करते हुए कि कौन सा मेला किस माह में किस तिथि को कहाँ लगता है, वो सब चीजें इसमें हमें लिखें, तब बात बनेगी। उसके बाद में है जैसे राजस्थान में जल संकट, उसके बाद है राजस्थान में जल संकट निदान, उस संकट का निदान और जल का संरक्षण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस साल वर्ष 2023 के लिए। इसके बाद में 13वां है राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति। अब राजस्थान की संस्कृति का मतलब यहाँ की भाषा, वेशभूषा, पहनावा और यहाँ के खान पान, इन सब चीजों को शामिल करते हुए और हमें अपनी बातें वहां पर लिख सकते हैं।
इसके बाद में 14वें पर है राजस्थान में बालिका शिक्षा। राजस्थान में बालिका शिक्षा, क्योंकि हम राजस्थान बोर्ड की बात कर रहे हैं इसलिए कहीं ना कहीं इनकी संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक आपने लास्ट ईयर एक बहुत अच्छी चीज हमारे गांव में हमने महसूस की थी, जिसका नाम था ग्रामीण ओलंपिक एक नई सोच। एक नई सोच, ये एक टॉपिक तैयार किया गया कि ग्रामीण ओलंपिक एक्चुअली है क्या चीज। ये वर्ष 2021 के 22 में बजट में घोषित किए गए थे और 29 अगस्त 2022 को पहली बार पूरे राजस्थान के समस्त ग्राम पंचायतों में इनका आगाज हुआ। और कौन कौन से खेल इसमें शामिल थे, कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और खेल पार्टिसिपेट करने के बाद में आगे जो कड़ी थी वो स्टेट लेवल तक जाएगी। पंचायत के अंदर होगा पहले मामला, फिर ग्राम पंचायत समिति स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और फिर स्टेट लेवल पर वो खिलाड़ी जाएंगे चुनते हुए। तो ये एक अच्छी प्रोसेस थी। तो इसके विषय में हमें जानकारी हो, ये ध्यान रखने की बात है। उसके बाद में नंबर 16 पर बात करूं तो यहां पर था स्वास्थ्य सेवाएं, और ये राजस्थान के विशेष संदर्भ में यदि हम बात करें कि स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है, तो निशुल्क जांच और दवा वितरण योजना तो है ही है। इसके अलावा 2-3 चीजें और जुड़ी हैं जो राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए एक RGHS योजना आई। उसके बाद में जो नहीं है उनके लिए चिरंजीवी योजनाएं आई। ये दोनों ही निजी अस्पतालों में भी, चुनिंदा निजी अस्पतालों में भी काम करती हैं निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तो सभी में और दवा और जांच, अधिकांश जांचें और दवा वितरण निःशुल्क था ही था। ये निजी अस्पताल जो थे उनमें भी ये सुविधाएं लागू कर दी गई। इसके अलावा जो बड़ी बीमारियां हैं, असाध्य बीमारियां जिनमें हम हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर है, ये सारी चीजें भी शामिल की गई। जो कि राजस्थान के बाहर के जो बड़े अस्पताल हैं जैसे अहमदाबाद है, मुंबई है, हैदराबाद है, दिल्ली एम्स है, उन सभी में भी इस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। तो उनके विषय में हम बात करते चले। इसके अलावा जो जांच है, और इसके अलावा एक चीज और की गई थी, जो जांच के लिए हम पर्ची कटवाते हैं, जो पर्ची बनवाते हैं, वह पर्ची भी कैसी कर दी गई, निःशुल्क कर दी गई है। तो इसका उल्लेख भी हम करते हुए चले तो हमारा जो जवाब है वो ज्यादा उचित रहने वाला है। इससे अगला था मेरी, ये हमारे बच्चों की प्रिय पुस्तक या लेखक और कवि और एक खिलाड़ी। ये 4 चीजें खिलाड़ी के विषय में हमें उस खिलाड़ी के रिकॉर्ड और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित तमाम जानकारियां होनी चाहिए। पुस्तक के विषय में भी, लेखक और कवि के विषय में भी इस प्रकार की जानकारियां हो तो हम अपना जवाब दे सकते हैं। 18वां था इंटरनेट के जाल में उलझता बचपन। क्योंकि आजकल के बच्चे रील्स और शॉर्ट्स देखकर ही मान रहे हैं कि यही हमारी लाइफ है। बेटा लाइफ इनसे बहुत अलग है। जब जिंदगी की जद्दोजहद में फंसोगे 12वीं क्लास पास करने के बाद या कॉलेज पास करने के बाद, तब पता चलेगा जिंदगी इतनी आसान नहीं जितना कि इन शॉर्ट्स में और इन रील्स में दिखाया जाता है। तो हम इन शॉर्ट्स और इन रील्स के चक्कर में जितने ज्यादा हमारे बच्चे फंसते जा रहे हैं, उन्हें निकालने का क्या जरिया, क्यों फंसते जा रहे हैं, क्या जरिया हो सकता है, और इंटरनेट की बच्चों के पास उपलब्धता क्यों आई कोविड की वजह से, ये तमाम चीजें हम वहां पर लिखें तो ज्यादा बेहतर है। 19वां है कोरोना का कहर और असहाय जिंदगियां। कोरोना का कहर और असहाय जिंदगियां, हमने देखी ये चीजें। कुछ लोग जो मुंबई जैसे दूरस्थ इलाकों में काम करते थे, वे पैदल अपने घर की तरफ जाने के लिए मजबूर हुए। उनको रास्ते में पुलिस के द्वारा कई बार रोका गया, पीटा भी गया। बहुत सारे लोग, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई, बच्चों की हो गई, अपने परिवार से बिछड़ गए। पैदल चलते चलते उनकी फोटो और वीडियो शेयर हुए थे, उनमें हम देख सकते हैं कि उनके पैरों में छाले हो गए, बावजूद इसके वो अपना
और अपने सामान अपने बच्चों को कंधों पर लादे पैदल गर्मी धूप प्यास में चलते जा रहे थे। तो जिंदगियां जो थी वो असहाय हो गई थी। सरकार है उसने बहुत प्रयास किए, पुलिस ने, डॉक्टर्स ने, टीचर्स ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे जितने थे। कुछ लोग भी आए, कुछ संस्थान भी आए। अब लोगों में आप सोनू सूद का नाम लिख सकते हैं। कुछ संस्थान भी आए जो कि एनजीओ के बतौर काम कर रहे थे, या निजी संगठन बना के लोगों ने उन लोगों की मदद की। उन सब चीजों को शामिल करते हुए हमें कोरोना के कहर पर बात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब अनुमति देवें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।